नमस्कार दोस्तों। आज आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पार्थवी अचीवर्स पे। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर में जो हमने सॉफ्टवेयर पढ़ा, हार्डवेयर पढ़ा, इनको असेंबल करने के बाद कौन ऐसा सिस्टम है जो ऑपरेट करता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो टोटल बेस्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि कंप्यूटर को ऑपरेट कराना है, रेगुलेट करना है, कंट्रोल करना है। ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम लेकर के चलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम पर। ठीक, तो चलते हैं। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ भी जानने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर में होता क्या है, बना किससे है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को फंक्शन कराने के लिए, कार्य कराने के लिए ये एक ऑपरेटर शब्द से बना है। किससे बना है? ऑपरेटर, या इसको हम बोल सकते हैं ऑपरेट। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट शब्द से बना हुआ है। ठीक, तो जब हम किसी सिस्टम को ऑपरेट कराने के लिए रेडी करते हैं या रेगुलेट करते हैं तो सिस्टम में किया गया ऑपरेशन ही ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। कह रहा है व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, राइट। तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम is a system software that acts as an interface between the user and computer hardware. It manages hardware resources and provides services for application program. पहली बात यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में ओएस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ओएस के नाम से। और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो होता है यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसका टोटल टास्क ये होता है कि वो मैनेज करता है किसको? हार्डवेयर के रिसोर्स को। और रिसोर्स को मैनेज करने के बाद क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है, एक सेवा देता है। ठीक है, और वो एक एप्लीकेशन को भी क्या करता है? रेगुलेट करता है, ऑपरेट करता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस का एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में सेतु का काम करता है। क्या काम करता है? ये यूजर जो होते हैं, जो उपयोगकर्ता या उपभोगकर्ता होते हैं, उन्हें हम यूजर के नाम से जानते हैं। और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में, ये दोनों यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में कौन काम करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। ठीक है ना। यह कंप्यूटर के सभी संसाधनों को नियंत्रित करता है। हमारे जो भी डिवाइस हो, मेमोरी हो, सीपीयू हो, जो भी होते हैं डिवाइस हमारे कंप्यूटर बेस्ड, उनको क्या करता है? यह नियंत्रित करता है, ओवरऑल कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, तो फिर से इसको देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या करते हैं? किसी भी हार्डवेयर को या हार्डवेयर के बीच में जो भी हमारे क्या होते हैं? वर्किंग मॉड्यूल होते हैं, वो उनमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ब्रिज का काम करता है। ब्रिज जो होती है सेतु होता है। अगर सेतु 1 पॉइंट सेकेंड पॉइंट से मर्ज हुआ है, एक ब्रिज बना हुआ है, सेतु बना हुआ है, अगर वो ब्रेक डाउन कर जाए, टूट जाए, तो क्या होगा? हमारा वहां का वर्किंग, वहां का परफॉर्मेंस सब क्या हो जाएंगे? ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो हम ऐसा कभी नहीं सोच सकते हैं कि हमारे किसी भी सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो और वो सिस्टम काम करे। अभी सॉफ्टवेयर के पास तो जाने वाली बात ही नहीं है। अभी हमारी बात क्या है कि एक
हार्डवेयर को एक यूजर के रिलेशन बनाने के बीच में जो काम करता है दैट इज कॉल्ड एज द ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, देन नेक्स्ट स्लाइड है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए क्या होता है, प्रोसेस फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कार्य हैं उनमें फर्स्ट होता है प्रोसेस मैनेजमेंट। क्या होता है? प्रोसेस मैनेजमेंट। हैंडल क्रिएशंस, एग्जीक्यूशंस एंड टर्मिनेशंस ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस मैनेजमेंट जो होता है ना, ये किसी भी टास्क को क्या करता है, अगर वो आप क्रिएट कर रहे हो तो किए हुए टास्क को, क्रिएट किए हुए टास्क को हैंडल्स करता है। अगर वो टास्क आपने या वर्क आपने रेडी कर लिया है तो उसको वो एग्जीक्यूट भी करने का काम करता है। और अगर मान लीजिए इन द केस अगर उसका एग्जीक्यूशन एनी प्रॉब्लम, एनी सोर्स से दिक्कत करता है, प्रॉब्लम्स होती है, तो वो टर्मिनेशन सब प्रोसेस करने के भी काम में लेता है। कौन लेता है? प्रोसेस मैनेजमेंट। मतलब ओवरऑल ये प्रोसेस को मैनेज करता है। ठीक है। नेक्स्ट वन, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का काम होता है एलोकेट्स एंड डी एलोकेट्स मेमोरी। मेमोरी को दिखाना या मेमोरी को नहीं दिखाना। एक तरह से क्या होता है, रैम का सही उपयोग करता है। कौन? मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी प्रबंधन। ठीक है। थर्ड वन, फाइल मैनेजमेंट। मैनेजेज फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। फाइल और फोल्डर को संभालता है। कौन संभालता है? फाइल मैनेजमेंट। अगर फाइल मैनेजमेंट ना हो तो हमारी फाइल कहाँ चली गई, हमारे फोल्डर कहाँ चले गए, इन अ सिस्टम आप सर्च आउट करने में बहुत डिफिकल्टी आ जाओगे। ठीक है ना। तो कह रहा है जो फाइल मैनेजमेंट होती है, फाइल और फोल्डर को क्या करता है? संभालता है। फिर है 4 इज द डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस का प्रबंधन, इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करता है। डिवाइस मैनेजमेंट जो होता है ना, वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करता है कि हमने किस सिस्टम से क्या इनपुट दिया, किस सिस्टम से क्या आउटपुट आया, इसको ओवरऑल कौन कंट्रोल करता है? डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है ना। फिर है हमारी फिफ्थ पॉइंट, सिक्योरिटी प्रोटेक्शंस, सुरक्षा। ठीक, सुरक्षा कैसे मिलता है? प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस। जो भी अनाधिकृत होते हैं ना, अनाधिकृत उपयोग से सुरक्षा होता है। जिस इंसान को आप नहीं जानते हो, जिस सोर्स ऑफ डेटा को नहीं जानते हो कि वह कहां से एंट्री कर रहा है, उसको रोकने का काम जो करता है वो कौन करता है? वो करता है सिक्योरिटी। और सिस्टम में सबसे बड़ी चीज क्या है? सिक्योरिटी। अगर आपका सिस्टम सिक्योर नहीं है तो वो सिस्टम के साथ आप बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन तक वर्क नहीं कर पाएंगे। यू आर नॉट एबल टू डू द टास्क फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फिर हमारा यूजर इंटरफेस प्रोवाइड्स जीयूआई और सीएलआई। यूजर इंटरफेस जो होता है ये जीयूआई एंड सीएलआई दो तरह से होते हैं। हम जीयूआई और सीएलआई को इन डिटेल अभी पढ़ने वाले हैं। अभी हम फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को भी पढ़ेंगे जो हमारे 7 के 7 दे रखे हैं इन डिटेल। बट नेम देम, जिनका भी नाम दिया गया उनके नाम के बारे में अभी तो हम डिटेल ले लें। ओके। फिर है हमारा जॉब शेड्यूलिंग, डिसाइड्स विच टास्क रन फर्स्ट। जॉब शेड्यूलिंग जो होती है ना, कार्य की अनुसूची बनाई जाती है, एक लिस्ट बनाई जाती है, शेड्यूल किया जाता है, डिसाइड विच टास्क रन फर्स्ट। मतलब यहाँ पे एक प्रायोरिटी हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? प्रायोरिटी, प्राथमिकता हो जाता है कि जो पहले आया है वो पहले काम करेगा, जो पहले आया है क्या वो बाद में काम करेगा, क्या बाद में आया हुआ बाद में काम करेगा। इस तरह की बहुत सारे तरह के वहां पे प्रिंसिपल्स जनरेट हो जाते हैं। किसमें? जॉब शेड्यूलिंग में, कार्य की अनुसूची में, कि क्या कौन यूजर ऐसा है जो बिफोर इनकमिंग है, आफ्टर आउटगोइंग है।
पहले आया है और बाद में वो जा सकता है, या पहले आया है पहले जाएगा। बहुत सारे रूल यहाँ से क्रिएट होके आते हैं इन अ जिम जॉब शेड्यूलिंग। ओके, फिर हमारी नेक्स्ट स्लाइड है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी आपने क्या पढ़ा? फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमारा है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें क्या क्या होते हैं देखेंगे। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट हमारा है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड वन इज द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड वन इज द मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फोर्थ वन इज द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फिफ्थ वन इज द मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 8 के 8 जो होते हैं ना, ये हमारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी इनका पिक्चर ले लीजिए, देखिए क्या कहता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है देखिए। ये हमारा जो फर्स्ट है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या करता है? इसका काम होता है सामान्य तौर पे कि ये किसी भी जॉब को बैच में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? बैच में। अगर आपको कोई भी टास्क करना है, यहां जॉब का मतलब होता है टास्क। क्या होगा? टास्क। क्या आपको वर्क मिला है, किस तरह का कार्य आपको मिला है, उस कार्य को बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? इसको, उस जॉब को बैच में कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट इन अ बैच। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है हमारा टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग में हमारा जो यहां ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू का समय, किसका समय भाई? सीपीयू का समय बांट देता है बहुत सारे टास्कों को करने के लिए। कभी कभी होता है ना, हम एक ही समय में एक काम करते हैं या एक ही समय में मल्टी काम करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? उस सीपीयू को अलग अलग टास्क दे देता है, टाइम शेयरिंग कर देता है कि आप ये भी कार्य करिए, आप ये भी कार्य करिए। दिस वन इज द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर हमारा है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको इरेज कर देते हैं पहले, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है, क्या कह रहा है ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम? ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये काम क्या करता है? ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत से तरह के प्रोग्राम ऑपरेट करवाता है। क्या करता है? प्रोग्राम मल्टी प्रोग्रामर हो जाता है वो, ठीक है ना। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब वो ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्राम एट अ टाइम कर सकता है। एक ही समय में बहुत तरह के टास्क करने के लिए क्या होता है? कैपेबल होता है। सेम है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सेम वही बात है, यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत तरह का टास्क सेम टाइम पे करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को कैपेबल कर देता है। फिर सेम एज द मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ही सीपीयू बहुत तरह के प्रोसेसिंग करने में कैपेबल होता है, ठीक है। अगर आपका सीपीयू है, क्या है?
सीपीयू तो मल्टीटास्क कर सकता है एट अ सेम टाइम, एट अ सेम टाइम। देख लीजिए, शॉर्ट ले लीजिए सही बच्चे। फिर हमारा है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? बहुत तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को जोड़ करके, कई सारे कंप्यूटर जो होते हैं ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को जोड़ करके एक सिस्टम बना देता है, एक बिग सिस्टम बना देता है, और उससे क्या करता है? टास्क करवाता है। ज्वाइन ऑल द टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटेड कर देता है। फिर हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये हमारा किस पे चलता है? सर्वर पे चलता है। किस पे चलता है? सर्वर पे। और सर्वर जो होता है वो हमारा जेन्युइन नेटवर्क प्रोवाइडर होता है। सर्वर से ही हमको नेटवर्क मिलता है। किससे मिलता है? सर्वर से ही हमको जेन्युइन नेटवर्क मिलता है। ठीक है ना? और कई तरह के कंप्यूटरों को जोड़ करके ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सर्विस भी प्रोवाइड करता है। आफ्टर दैट हमारा लास्ट है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी इनपुट डायरेक्ट एंट्री की तो वो क्या करेगा? विदाउट एनी टाइम टेकन तुरंत उसको रिजल्ट में कन्वर्ट कर देता है। किस में कर देता है? रिजल्ट में। मतलब कि ये तत्काल प्रक्रिया के साथ आउटपुट देने में कैपेबल होता है। ठीक है ना? तो हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में पहला रहा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड रहा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, फोर्थ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, फिफ्थ मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सिक्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, सेवन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 8 जो हमारे टाइप्स है ना, ये हमारे किसके हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है? देन नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारा? कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग कौन कौन से भाग होते हैं जिनसे हम कंप्यूटर को काम करवाने में सक्षम कर सकते हैं? तो पहले अगर बात करेंगे कंपोनेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य भाग की, तो उसमें सबसे पहला जो होता है दैट इज द कर्नेल। क्या होता है? कर्नेल कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्नेल। कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एकदम कोर पार्ट है। अगर कर्नेल ना हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करना थोड़ा सा बंद कर सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है ऑपरेटिंग सिस्टम को। कोई कितना भी सुपर पोजीशन वाला क्यों ना हो, कितना भी कंट्रोलर क्यों ना हो, कितना भी ऑपरेटर क्यों ना हो, उस ऑपरेटर का भी कोई ऑपरेटर होता है ना। अगर हम बात करें तो हर एक सिस्टम में दो तीन चीजें जेन्युइन होती है। जैसे अगर कोई फ्रंट ऑफिस वर्क कर रहा है, क्या काम कर रहा है भाई? फ्रंट ऑफिस, तो कोई ना कोई बैक ऑफिस भी होगा, बैक ऑफिस में भी काम कर रहा होगा। ठीक है? और इन्हीं फ्रंट और बैक ऑफिस के साथ साथ एक आ जाता है हाइब्रिड ऑफिस, जो इन दोनों का क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा। आ रही बात समझ में? कर्नल जो होता है कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आता है हमारा सेल, इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कर्नल। सेल जो होता है ना, वो क्या कहता है? यूजर और कर्नल के बीच में संपर्क बनाता है, संपर्क साधता है। अगर सेल ना हो तो इंटरफेस क्रिएट ही नहीं होगा, यूजर उससे बात ही नहीं कर पाएगा। हम कुछ भी स्क्रॉलिंग करते हैं ना, एक वन बाई वन एक एक पेज आने लगता है। ठीक है? तो उसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। फिर है फाइल सिस्टम। अगर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल मैनेजमेंट ही ना हो, फोल्डर, फाइल्स
मैनेज ही ना करने के लिए हो तो वहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, तो उसमें भी ये रोल प्ले करता है। फिर डिस्क ड्राइवर, अगर मान लीजिए बहुत ही अच्छा आपका सिस्टम है बट सिस्टम का ड्राइवर नहीं है तो सिस्टम चल ही नहीं पाएगा। ये तो नॉर्मल जेन्युइन वर्ड है ना ड्राइवर, ड्राइवर को तो आप जानते हो, चालक, चलाने वाला। तो सिस्टम को भी ड्राइव करने वाला कोई ना कोई होता है, तो उसको बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। ठीक है। फिर हमारा है सिस्टम यूटिलिटीज। सिस्टम की यूटिलिटीज में कौन कौन सी चीजें होती हैं, ये सारी चीज हम अभी जानें। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो हमारे भाग हैं, मुख्य भाग, वो होते हैं कर्नेल, सेल, फाइल सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर एंड सिस्टम यूटिलिटीज। ये मुख्य 5 प्रकार होते हैं। आ रही ना बात समझ में? ठीक है। देन नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसे हम इसको फिल्टर करेंगे कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन सा नहीं है। हो सकता है कि सुनने से ऐसा लगे कि क्या ये इनपुट डिवाइस है, क्या ये आउटपुट डिवाइस है, क्या ये सॉफ्टवेयर है, क्या ये हार्डवेयर है। बहुत सारे डाउट माइंड में क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि एक बात बहुत ही सिंपल है और जितना सिंपल है ना उतना कॉम्प्लेक्स भी है, साधारण और जटिल है। कहा जाता है मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। पढ़ोगे तो समस्याएं बढ़ेंगी, लेकिन कब तक बढ़ेंगी, जब तक आप उसको सही से ना पढ़ लो। अगर सही से पढ़ लिया, सही से समझ लिया, तो वो चीजें क्या हो जाएंगी, तुरंत तत्कालिक प्रभाव के साथ समाप्त हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये नहीं है मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, पढ़ोगे तो समस्याएं बढ़ेंगी, नहीं। पढ़ोगे, कम पढ़ोगे, अधूरा पढ़ोगे तो समस्याएं बढ़ेंगी। जो भी पढ़ोगे उसमें एक शब्द इसको रट लो, रट लो, या इसको जैसे भी हो ना, दूध दही शरबत जो भी हो बना के खा पी जाओ। महारत, ये शब्द महज 4 शब्दों के कॉम्बिनेशन से बना है, 4 ही शब्द हैं, ज्यादा नहीं है। महारत, आप जो भी काम कर रहे हो ना उसमें महारथी हो जाओ। उस शब्द में, उस पॉइंट में, उस टॉपिक पे आपसे बेटर कोई हो ही ना, आपसे बेटर, हमसे बेटर। आप अगर गाली भी दे रहे हो ना, एब्यूजिंग भी कर रहे हो ना, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लो कि भाई आपसे बेहतर कोई गाली देने वाला पैदा ही नहीं हुआ है, कोई गाली नहीं दे सकता है। ब्रांडेड एब्यूजर बन गए हो आप, तो वो महारत हो जाता है। ऐसा चीज हो गया ना, तो होता है कि चलो महारत है, हम इन्हीं से सारे डप एंड डाउट क्लियर करते हैं। वैसे ही अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो पढ़ने में महारत हासिल करो। ये महारत जो है ना, आपको महारथ पे ले जा सकता है। शुरुआत यही कराएगा और मंजिल तक भी यही पहुंचाएगा। ठीक। तो एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनमें पहला हमारा होता है विंडोज, जो हम विंडोज 7, 8, 9, 10, 11 इनके पॉइंट्स भी जानते हैं, 8.1, 9.1। तो ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो होता है एक विंडोज। क्या होता है? विंडोज। लिनक्स होता है। एक बात ध्यान देंगे, विंडोज जो होता है ये हमारा लाइसेंस बेस्ड होता है, हमको इस ऑपरेटिंग सिस्टम को परचेज करना पड़ता है। ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है इसको, इसका प्रोवाइडर जो है ना माइक्रोसॉफ्ट। फिर है लिनक्स। लिनक्स जो है ना ये हमारा क्या है, ओपन सोर्स है, फ्री है, इसको जो कोई भी चाहे यूज कर सकता है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स, ये भी हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड, ये भी हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड आईओएस, ये भी हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मतलब ये है कि आपका जो ये 6 प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनमें पहला नाम है विंडोज, सेकेंड लिनक्स, थर्ड मैक ओएस एंड फोर्थ यूनिक्स, फिफ्थ एंड्रॉयड और सिक्स्थ आईओएस। ठीक है। तो एकदम मेमोराइज कर लेंगे, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। 6 ही प्रकार के होते हैं क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स। ठीक है। फिर हमारा एडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के लाभ। अगर हम कुछ भी कार्य करते हैं, टास्क करते हैं, तो लाभ तो है ना, लाभ से वंचित तो कोई नहीं है।
लाभ ही सर्वोपरि है, लाभ को सबसे ऊपर रखा गया है। ठीक है, तो एडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अगर देखा जाए तो पहला क्या है, अगर हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को परचेज कर रहे हैं, चाहे वो लाइसेंस बेस्ड हो, चाहे वो अनलाइसेंस्ड हो, फ्री हो, ओपन सोर्स हो, क्या लाभ होगा, हमारा क्या स्वार्थ होगा, स्वार्थ यही होगा, इजी टू यूज, उपयोग करने में बेहद आसान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑपरेटिंग सिस्टम परचेज कर लिया, सिस्टम ऑपरेट करने ही नहीं आ रहा है। जैसे कि मैं एक आपको बता दे रहा हूं, बहुत सारे बच्चे जैसे विंडोज ओपन कर लेते हैं, नो एनी प्रॉब्लम, लिनक्स ओपन कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, यूनिक्स ऑपरेट कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन उन्हीं में एक अबंतु भी है। अबंतु को थोड़ा सा ऑपरेट करना जस्ट लाइक कमांड, आपके पास कमांड है, आप कमांड पे वर्क कर लेते हो, आपको सीएमडी चलाना आता है, आपको प्रॉम्प्ट चलाना आता है, देन यू आर सुपीरियर, तभी आपको सुपीरियर माना जा सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का लाभ यह है, इजी टू यूज, आसान, उपयोग करने में आसान होना चाहिए। सेकेंड कह रहा है एफिशिएंट रिसोर्सेस मैनेजमेंट, संसाधनों का सही उपयोग। मान लीजिए आपके पास जो भी संसाधन हो रिलेटेड टू कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, यूपीएस, सारी चीजें, उनका उपयोग भी तो आपको करना आना चाहिए और सही उपयोग करने आना चाहिए। तो कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी हो ना, उन संसाधनों का भी सही उपयोग होना चाहिए, वो आपके हार्डवेयर डिवाइस हो या सॉफ्टवेयर हो, ठीक है, उनका भी सही उपयोग होना चाहिए। प्रोवाइड सिक्योरिटी, वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका वायरस क्रिएट ना करता हो। ऐसा नहीं कि ऑपरेटिंग सिस्टम ले लिया फ्री के चक्कर में और वो सिस्टम को देखते ही देखते डेड कर दिया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। प्रोवाइड सिक्योरिटी, सुरक्षा प्रदान करने वाला हो। फिर क्या है, सपोर्ट मल्टीटास्किंग, एक साथ कई कार्य कर सके, क्या करे, एक साथ कई कार्य करने वाला हो, कौन, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। फिर हमारा है डिसएडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के लाभ, कौन कौन से ऐसे लाभ होते हैं ये हमने पढ़ लिया। अब हमारा डिसएडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम की हानियां, कमियां क्या क्या होती है। अगर हमारा जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कोई और प्रॉब्लम दे रहा है, तो क्या हो सकता है, वायरस अटैक पॉसिबल, वायरस का खतरा हमेशा बना रहता है। कैसे बना रहता है, 24/7, कभी भी वायरस आ जा सकता है और देखते ही देखते हमारे सिस्टम को डेड कर सकता है। क्या कर सकता है भाई, डेड कर सकता है। हाई कॉस्ट सम ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो लाइसेंस बेस होते हैं, उनको परचेज करना बहुत टफ टास्क होता है और कोई उसको परचेज नहीं कर सकता है। आज के डेट में छोटे छोटे ऐप्स भी हमारे हैं ना, जो जेन्युइन ऐप्स होते हैं, उनमें भी लाइसेंस हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, उसको आप यूज करना चाहते हो तो आप उसको कुछ पे करिए, अदरवाइज यूज करिए। फिर सिस्टम फेलियर अफेक्ट्स ऑल टास्क, जब ऑपरेटिंग सिस्टम खराब होने पर, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही डैमेज होता है, जस्ट लाइक ब्रेन ही खत्म हो जाए तो शरीर का कोई रोल नहीं रहता है, कोई रोल प्ले नहीं होता है। सेम एज अगर सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम डैमेज हो गया तो सारे टास्क पे अफेक्ट पड़ता है, असर पड़ता है। सारे टास्क जो भी आपने सिस्टम में क्रिएट एंड ऑपरेट किया है, सब के सब देखते ही देखते क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इन डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में ऑपरेटिंग सिस्टम का कहाँ प्रयोग होता है। हम कैसे माने कि हाँ भाई कोई ऐसा शब्द है, कोई ऐसा सिस्टम है जो हमारे डेली लाइफ में भी वेरी वेरी यूजफुल। तो क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो आप देखेंगे कंप्यूटर, हम जो कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, वो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं चलता है। मोबाइल फोन, हमारे मोबाइल फोन में भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एटीएम मशीन, एटीएम मशीन में कभी आपने सुना है नेटवर्क सर्वर स्लो हो गया, नहीं आ रहा है जी, तो उनमें क्या होता है, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्मेंस नहीं कर पाती है। फिर है स्मार्ट टीवी, आज के डेट में जो देख रहे हो ना, गूगल टीवी, ये सब टीवी जो है, क्या है ये, स्मार्ट टीवी है, इनमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर है कार और मेडिकल मशीन, आज के डेट में देख रहे हैं ना, ड्राइवरलेस कार आ चुकी है, ठीक है, मेडिकल मशीन आ चुकी हैं, जिससे ईसीजी, ईजी, एमआरआई, ये सारे टास्क कराए जाते हैं, सारे डिजीज फाइंड आउट किए जाते हैं, इनमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है।
मतलब कहने का मतलब यह है कि जहां भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करेगा, आपके जीवन को आसान तो करेगा ही करेगा, लेकिन खतरा भी उसी से बना हुआ है, क्योंकि वायरस का खतरा बना रहता है, सिस्टम करप्ट होने का खतरा बना रहता है। तो इन सभी खतरों के साथ साथ हम अपने डेली लाइफ में क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से लैस बहुत तरह के डिवाइस को ऑपरेट करते हैं। ठीक है ना। फिर हमारी नेक्स्ट स्लाइड है यूजर इंटरफेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मान लीजिए आप और हम यूजर हैं और यूजर ने एक हार्डवेयर से रिलेशन बिल्डअप कर लिया, और हार्डवेयर से बिल्डअप करने के बाद एक डिवाइस को ऑपरेट कर रहा है। क्या कर रहा है भाई, एक डिवाइस को एक ऑपरेट कर रहा है, कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है। क्या कर रहा है, कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है। तो यूजर के पास दो तरह के इंटरफेस होते हैं, दो तरह का इंटरफेस होता है। उनमें पहले का नाम है CLI। क्या नाम है, ध्यान देंगे, CLI। सेकेंड वन इज द GUI। CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस में ये होता है कि वर्क थ्रू अ कमांड, वर्क यूजिंग अ कमांड्स, कमांड द्वारा कार्य करवाया जाता है। किसी को कोई कमांड दिया, आपने निर्देश दिया, उस निर्देश को किसी ने क्या किया, इंटरप्रेट किया, कंपाइल किया, और उसी के अकॉर्डिंग, गिवन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, कमांड्स के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, एक प्रोसेस करके को रिजल्ट में कन्वर्ट करता है। तो उसको बोला जाता है कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड द्वारा कार्य करवाना। ठीक है ना। फास्टर फॉर एक्सपर्ट, CLI जो होता है ना, फास्टर होता है, बहुत तेज काम करता है, बहुत ज्यादा। लेकिन किसके लिए, जो एक्सपर्ट्स हैं। ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, ओनली फॉर एक्सपर्ट। जो एक्सपर्ट लोग होते हैं ना, वो केवल इंडिकेट किए ना, केवल इंस्ट्रक्शंस को प्रॉम्प्ट किए, और इंस्ट्रक्शन से बहुत सारे टास्क हो जाते हैं एट द सेम टाइम, विदाउट टाइम डिले, विदाउट एनी टाइम टेकन। एग्जाम्पल है इसका यूनिक्स टर्मिनल। यूनिक्स टर्मिनल में अगर आपने कोई कमांड लाइन इंटरफेस दिया, कमांड्स दिया, तो ये क्या करते हैं, देखते ही देखते बहुत तरह का टास्क ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि आज के डेट में हमारा चैट जीपीटी का आपने नाम सुना है। ये चैट जीपीटी क्या करता है, जस्ट लाइक टेकिंग द कमांड, जस्ट लाइक टेकिंग द प्रॉम्प्ट। जैसे आपने अच्छा कमांड दिया, आपने अच्छा प्रॉम्प्ट दिया, उस तरह से किसी भी तरह का टास्क करने में सक्षम है, कैपेबल है। बट किसके लिए, ओनली फॉर एक्सपर्ट्स। जो एक्सपर्ट जानते हैं कि हमको कौन सा कमांड, कौन सा प्रॉम्प्ट देना है, तो कौन सा हमारा रिजल्ट आएगा। तो एक्सपर्ट का काम है, बिगिनर्स का काम नहीं है। बट नाउ डेज बिगिनर्स आर आल्सो डूइंग द टास्क। बिगिनर भी आज के डेट में काम कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट पे ट्राई कर रहे हैं, दे आर लर्निंग। ठीक है ना। फिर हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जस्ट डूइंग द वर्क रिलेटेड विद ग्राफिक्स बाय पिक्चर। इस पिक्चर से हम समझ लेते हैं कि हमारा इंटरफेस कैसे काम करने वाला है। तो लेट अस सी, यूजेज आइकन्स, माउस, विंडोज। इसमें आइकन्स को देख करके काम किया जाता है, माउस को देख के काम किया जाता है, विंडोज को देख के किया जाता है, या इनके साथ ही काम किया जाता है। ठीक है। इजी फॉर बिगिनर्स। अगर किसी बिगिनर्स को, किसी लर्नर को बताओ कि माउस से आपको लेफ्ट क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, दे आर द वेरी सिंपल। माउस हर कोई ऑपरेट कर लेता है। अगर उसको बताओ कि ये ओपन बटन है, ये क्लोज बटन है, ये PDF का आइकन है, ये विंडोज का आइकन है, तो आइकन देखकर ही पता लगाया जा सकता है। ये बिगिनर्स के लिए आसान होता है। उसको बताया जा सकता है कि जो विंडोज हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट कर रहे हैं, ये 9 है, 8 है, 7 है, 11 है, उसको भी देख के वो क्या कर सकता है, फाइंड आउट कर सकता है। तो सिंपल टास्क है, बाय ग्राफिक्स, बाय इमेज देख करके उसको पता लगता है। मतलब इसमें हमको बाय पिक्चर चीजों को आइडिया लग जाता है, और इसमें बाय टेक्स्ट, बाय कमांड। कमांड तो वही समझ सकता है ना जिसको उसके बारे में एक्सपर्ट नॉलेज हो। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है
एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जहां हमारा ये कमांड लाइन इंटरफेस का एग्जाम्पल था, यूनिक्स टर्मिनल, यहीं पे हमारा इसका एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट विंडो, एमएस वर्ड होते हैं या पीडीएफ होते हैं या टेक्स्ट एडिटर होते हैं, उनमें हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के ही क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सेटअप इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि हमारा अगर यूजर इंटरफेस की बात करें तो टू टाइप्स के होते हैं, नंबर वन इज द कमांड लाइन, नंबर टू इज द ग्राफिक। ठीक है, फिर हमारी नेक्स्ट है कर्नल टाइप्स। आखिर में कर्नल क्या होते हैं? अभी अभी आपने नाम सुना, बहुत ही प्यारा नाम था, कर्नल। कर्नल टाइप्स क्या होते हैं? इनमें 4 टाइप्स होते हैं। वन इज द मोनोलिथिक कर्नल, सेकेंड वन इज द माइक्रो कर्नल, थर्ड वन इज द हाइब्रिड कर्नल एंड फोर्थ वन इज द एक्सो। मोनोलिथिक कर्नल, ऑल सर्विसेज इन वन कर्नल। इसमें एक फ्रेम बन जाए अगर, तो सारे सर्विस है ना, वो जितना भी आप टास्क कर रहे हो सभी क्या हो, इन अ वन फ्रेम, एक ही फ्रेम में आ जाएंगे, वो उस फ्रेम से बाहर नहीं होंगे। ऑल सर्विसेज इन वन कर्नल, अगर इसको हम वन कर्नल मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर दिस वन कर्नल, तो सारे टास्क क्या होंगे, यहीं पे होंगे। तो मोनोलिथिक कर्नल में सारे टास्क एक ही कर्नल में होते हैं, ऑल सर्विसेज इन वन कर्नल। ठीक है, फिर हमारा माइक्रो कर्नल। माइक्रो कर्नल क्या कह रहा है? मिनिमल कर्नल सर्विस इन यूजर स्पेस। माइक्रो कर्नल जो होते हैं ये मिनिमल कर्नल होते हैं, ये छोटे दिखते हैं और सर्विस इन यूजर स्पेस, जैसा यूजर को अकॉर्डिंग चाहिए उसी पे सर्विस इन यूजर स्पेस, यूजर के अकॉर्डिंग, उसके सर्विस के अकॉर्डिंग, उसके स्पेस के अकॉर्डिंग माइक्रो कर्नल काम करते हैं। ऑल सर्विस यहाँ पे गिवन आउट करते हैं। फिर है हाइब्रिड कर्नल, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, किसके किसके, माइक्रो कर्नल एंड मोनोलिथिक कर्नल, ऊपर वाला मोनोलिथिक, नीचे वाला माइक्रो कर्नल। फिर है एक्सो कर्नल, गिव्स मोर कंट्रोल टू एप्लीकेशन। एक्सो कर्नल क्या करता है, गिव मोर कंट्रोल टू एन एप्लीकेशन। जैसे कभी कभी आप देखते हो ना, एक ही स्विच से दो काम होता है, ओपन करना भी, क्लोज करना भी। जस्ट लाइक बेस्ट एग्जांपल ऑफ लैपटॉप पावर ऑफ, पावर बटन, जो हमारा पावर बटन होता है ना, इससे हम सिस्टम को ऑफ भी कर सकते हैं, उससे ऑन भी कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो एक्सो कर्नल होता है, इसी से एक से ज्यादा कंट्रोल कराए जा सकते हैं एप्लीकेशंस में। फिर देख लेंगे, हमारे 4 ही प्रकार होते हैं कर्नल टाइप्स, मोनोलिथिक, माइक्रो कर्नल, हाइब्रिड कर्नल एंड एक्सो कर्नल। नो डाउट? ठीक है, फिर हमारा है प्रोसेस स्टेट्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस की अवस्थाएं, कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं? अगर हम किसी ऑपरेटिंग सिस्टम से भाई काम करवाना चाहते हैं तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ ना कुछ तो स्टेट्स होगी ना, कुछ ना कुछ अवस्थाएं होंगी। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? तो पहली अवस्था है, अगर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम काम करने जा रहा है तो पहले उसको एक टास्क दिया जाएगा, यू हैव टू चूज अ फाइल, आपको एक फाइल बनाने को बोला जाता है, दैट इज द न्यू प्रोसेस इज क्रिएटेड। वहां प्रोसेस क्रिएट होगा, और जो प्रोसेस क्रिएट होगा ना थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम, वो नया होगा, बिल्कुल नया, उसका कोई डुप्लीकेट डेटा नहीं होगा, नो एनी रिडंडेंसी ऑफ द डेटा। ठीक है ना, न्यू प्रोसेस इज क्रिएटेड। सेकेंड है रेडी, वेटिंग फॉर सीपीयू। अगर आपने न्यू बना लिया तो क्या कुछ भी बना करके हजारों बार 100 बार क्रिएट करोगे, सीपीयू पे लोड नहीं जाएगा? जाएगा, सीपीयू से परमिशन लेना पड़ता है। आपको भले समझ में ना आए, हमको भले समझ में ना आए, लेकिन हमारा सिस्टम के द्वारा किया हुआ टास्क सीपीयू को परमिशन लेने और देने में मजबूर कर देता है। वही तो बताता है कि आप जो कर रहे हो वो हो जाएगा, आप जो कर रहे हो वो नहीं होगा। वो सेव तो करना चाहता है टास्क को, कभी कभी आपसे परमिशन भी ले लेता है कि आपको फाइल को सेव करें या ना करें, यस और नो, सबमिट करें या डिस्कार्ड करें। ठीक है, तो कह रहा है कि न्यू में क्या होता है, प्रोसेस इज क्रिएटेड। फिर रेडी, वेटिंग फॉर सीपीयू, ये
सीपीयू का इंतजार करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, कि हमने टास्क क्रिएट कर दिया, रेडी भी है, ठीक है। फिर क्या करता है, प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग, जो अब उन्होंने बनाया है, जो टास्क बनाया है, जो फाइल क्रिएट की है, उस फाइल को रन भी करना चाहता है ना। रन मीन्स व्हाट, कि उस फाइल को हम ओपन कर ले, रीड कर ले, राइट कर ले, क्लोज कर ले, सेव कर ले, इस तरह के फंक्शंस दिए रहते हैं। तो कह रहा है उस प्रोसेस को वो रन करना चाहता है। फिर है वेटिंग, वेटिंग फॉर आईओ, आईओ मतलब इनपुट आउटपुट, ये वेटिंग करता है इनपुट, कि हमारा यूजर ने किस तरह का इनपुट दिया है। अगर उस तरह का इनपुट जैसा वो सिस्टम चाहता है, जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहता है, वैसा अगर नहीं मिलता है, तो वो क्या करता है, वेट करता है फॉर नेक्स्ट ऑपरेशन, फॉर नेक्स्ट कमांड, ठीक है। वेटिंग, इंतजार करता है, प्रतीक्षा करता है। फिर है लास्ट वन इज द टर्मिनेटेड, अगर हमारा सारे टास्क अकॉर्डिंग टू गिवन ऑपरेटिंग सिस्टम परफेक्ट होता है, जेन्युइन होता है, तो उसको क्या कर देता है, प्रोसेस को फिनिश कर देता है, मीन्स व्हाट, टर्मिनेट कर देता है। एक सिस्टम को जो भी चाहिए थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग तक वो जाता है, और सारे प्रोसेस वन बाय वन सीक्वेंस में होते हैं, तो वो क्या करता है, एट लास्ट उसको टर्मिनेट कर देता है, ठीक है। ये टर्मिनेट दोनों कंडीशन में होता है, अगर हमारा टास्क कंप्लीटली रन होता है, कंप्लीटली रन होता है तो भी टास्क क्लोज हो जाएगा, और कंप्लीटली टास्क हमारा रन नहीं होता है, नट रन, ठीक है, तो भी क्या होता है, वो क्लोज हो जाता है। मतलब दोनों कंडीशन में टर्मिनेट तो होना ही है, बट हमारे एक विद वर्क और दूसरा है विदाउट वर्क, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, कि हमारा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना, जो हमारा सीपीयू है ना, वो सीपीयू कैसे टास्क को शेड्यूल करता है, कैसे काम करता है। तो देखिए आज के डेट में एक शब्द निकल गया है, दीज आर द वेरी फेमस वर्ड, टोकन। टोकन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक ही इंसान को कोई टास्क कराना है, तो सिंपल है, एक ही है, टास्क दे दो, करेगी, करेगा, करके चला जाएगा, जब टर्मिनेट हो जाएगा, वर्क फिनिश हो जाएगा, देन वो चला जाएगा। बट एक ही टास्क को करवाना हो और बहुत सारे यूजर हो एट अ टाइम, सेम टाइम पे, तो फिर वहां टोकन देना पड़ता है, और इसी को बोला जाता है शेड्यूलिंग। क्या बोला जाता है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये सामान्य तौर पे 4 तरह के होते हैं। इनमें होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, हिंदी में इसका मतलब होता है पहले आओ पहले पाओ। क्या होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ। जो पहले आता है सिस्टम में, उसके ड्राइवर में, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो पहले आया है तो पहले ही अपने टास्क को टर्मिनेट करेगा, पहले आया है तो पहले ही रिजल्ट लाएगा, पहले ही आउटपुट लाएगा, ठीक है। इसको कैसे भी आप समझ सकते हो, पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ पहले जाओ, दैट्स इट, ओके। नेक्स्ट वन है एसजेएफ, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। दूसरी शेड्यूलिंग होती है कि अगर हमारे पास बल्क ऑफ डेटा हो, क्या हो, बल्क ऑफ डेटा, बहुत ज्यादा डेटा हो, और उसमें लॉन्गेस्ट भी है, शॉर्टेस्ट भी है, तो शेड्यूलिंग क्या हो सकता है, फिल्ट्रेशन, मैनेजमेंट, एल्गोरिथम, प्रिंसिपल्स, क्या क्या हो सकते हैं, कि भाई छोटे छोटे काम को जल्दी निपटा लेते हैं, जैसे 10 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, 20 मिनट। लेकिन वही हो 10-10 घंटे वाले हो, तो उसको क्या कहेगा लोग, कोई, कि इसको बाद में निपटाया जाए, बाद में इसका निपटारा होगा। तो दूसरा शेड्यूलिंग ऐसा भी हो सकता है जिसको हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ के बाद दूसरा जो शेड्यूलिंग होती है वो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की, छोटे कार्य को पहले निपटा देता है, कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम, सीपीयू को परमिट कर देता है कि भाई देख लो, छोटे छोटे काम को पहले कर लो। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का। आप सभी प्ले स्टोर ऑपरेट करते हो, यूज करते हो, प्ले स्टोर करते हो ना। मान लीजिए आपके प्ले स्टोर में जितने सारे अपडेशंस आती हैं एप्लीकेशन की, क्या आती हैं, अपडेशंस,
वहां आप देखेंगे कि आपके सिस्टम में जिस एप्लीकेशन का ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें मान लो कोई 3 KB का है, 3 KB, कोई 2 MB, कोई 30 MB, तो क्या होगा, आप देखेंगे कि 3 KB वाला पहले इंस्टॉल हो जाता है और आफ्टर इंस्टॉलेशन वो अपडेट हो जाता है, फिर 2 MB की बारी आती है और फिर 30 MB की, मतलब छोटा टास्क पहले कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम विद द हेल्प ऑफ सीपीयू। फिर है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, प्राथमिकता शेड्यूलिंग, कि कहीं कहीं यहां पे भी आ जाता है, एक तरह से नेपोटिज्म आ जाता है। नेपोटिज्म जानते हो ना, एक शब्द है, इसमें अपने लोग ढूंढे जाते हैं, अपने चहेते। ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू से भी ये बात करता है, कहता है कि अपना इसमें कौन है देख लो, ठीक है। तो प्राथमिकता देखता है, प्रायोरिटी देता है, वो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग भी शेड्यूल करता है। पहले कोई भी आया हो, छोटा ही क्यों ना हो, हम उसको नहीं पहले जगह देंगे, हम क्या कर देंगे, प्राथमिकता देंगे। कंप्यूटर में भी प्राथमिकता वाली बात आ गई। फिर राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग बहुत ही ब्रांडेड और सुपीरियर शेड्यूलिंग है। इसमें क्या किया जाता है, एक ही टास्क को बार बार हर एक सेक्शन में इसको मर्ज करा के राउंड किया जाता है, चेक कराया जाता है कि शेड्यूलिंग में हमारा एक टास्क हो जाता है तो उसको बाहर कर दिया जाता है। दूसरा होता है जस्ट लाइक इंटरव्यूअर, एक एम्प्लॉय एक एम्प्लॉयर दोनों मीटअप करते हैं और एक इंटरव्यू लेता है। मान लीजिए सिलेक्ट हो गए तो अच्छी बात, नहीं हुए तो नेक्स्ट, हो गए तो भी नेक्स्ट, ना हुए तो भी नेक्स्ट। तो ये क्या करता है, राउंड रॉबिन करता है, हर किसी को अप्लाई एंड चेक करेगा और बाद में ये क्या करता है, रिजल्ट क्लियर करता है कि हाँ हु इज द, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक, मेमोरी प्रबंधन की तकनीकें कौन कौन सी होती है। मेमोरी को अगर आप मैनेज करना चाहते हो तो मेमोरी में 4 ऐसे मैनेजमेंट टेक्निक्स होते हैं। पहला है पेजिंग, मेमोरी को मैनेजमेंट करने का पहला तकनीक है पेजिंग। सेकेंड है सेगमेंटेशन, थर्ड है वर्चुअल मेमोरी, फोर्थ है स्वैपिंग। मतलब ये 4 तरह की मेमोरी से हम क्या कर सकते हैं, अपने टेक्निक को क्रिएट कर सकते हैं। पेजिंग, सेगमेंटेशन, वर्चुअल मेमोरी एंड स्वैपिंग, ये हमारी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है। इन 4 तरीकों से, 4 तकनीकों के साथ हम अपने मेमोरी को हर तरह से प्रबंधन कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा फाइल सिस्टम टाइप्स, जब आप अपने सिस्टम को ऑपरेट कराना चाहते हैं और वो ऑपरेट नहीं करता है, मतलब वो काम करने में एबल नहीं होता है, उसका सिस्टम डैमेज हो जाता है, करप्ट हो जाता है, और आप उसमें विंडो इंस्टॉल करने जाते हो, क्या करने जाते हैं भाई, तो विंडोज इंस्टॉलेशन। विंडोज इंस्टॉलेशन होता कैसे है, उसमें 4-5 सिस्टम दिए रहते हैं फाइल्स के। उसमें होता है कि आप अपने, जब एक शब्द जान लीजिए, पेन ड्राइव को आपको बूटेबल फॉर्म में करना होता है। क्या करना होता है, बूटेबल फॉर्मेट में। या तो आपके पास सीडी ड्राइवर भी है तो उसको भी क्या करना पड़ता है, बूटेबल फॉर्मेट में करना पड़ता है। किस फॉर्म में, बूटेबल, मतलब कि आपके उस डिवाइस के थ्रू आपके सिस्टम में कोई जेन्युइन वायरस की एंट्री ना हो। जेन्युइन वायरस मतलब ये है कि उस सिस्टम से ही लैस होकर के आया है, कहीं बाहर से नहीं आया। और अपना कोई अगर आस्तीन का सांप बनेगा तो खतरा तो भयंकर हो जाता है ना, कब डस लेगा पता नहीं चलता है, तो कब वायरस आएगा, सिस्टम करप्ट हो जाएगा, डैमेज होगा, पता नहीं चलेगा। तो फाइल सिस्टम 4 तरह की इंस्टॉलेशन करती है। उनमें पहला होता है फैट, हम अपने मेमोरी को या अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को या डिस्क पार्टीशन सिस्टम को फैट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सेट करते हैं। सेकेंड होता है NTFS, ठीक है। फिर है EXT3 और EXT4, फिर है HFS4। ये 4 तरह से हम अपने पेन ड्राइव को या सीडी को या किसी और ड्राइवर के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम में सेटअप को इंस्टॉल करते हैं। तो कौन हेल्प करता है, इन्हीं 4 तरह से, ठीक है।
फाइल सिस्टम के ये हमारे प्रकार है। फिर है बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग क्या होता है? जब भी आप सिस्टम ओपन करते हो, या एक मोबाइल का ही एग्जांपल ले लीजिए, आप सभी के पास मोबाइल जरूर रहता है, और फ्री समय में अगर देखा जाए तो मोबाइल के यूजर भी ज्यादा होते हैं। तो जब हम अपने मोबाइल को या सिस्टम को ऑपरेट करते हैं एट अ टाइम, तो क्या क्या हमारे साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो प्रॉब्लम जेन्युइन है या जेन्युइन नहीं है। तो पहला प्रॉब्लम है कोल्ड बूटिंग। कंप्यूटर में टू टाइप्स की बूटिंग होती हैं। फर्स्ट वन इज द कोल्ड बूटिंग, सेकेंड वन इज द वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या होता है? तो सिस्टम को चालू करता है। क्या करता है? सिस्टम को चालू करता है। कंप्यूटर स्टार्ट फ्रॉम पावर ऑफ। जब आज रात में मान लो आपने सारा काम किया ऑफिस का, और ऑफिस आपका क्या हो गया? क्लोज हो गया फॉर अ डे, उसी दिन के लिए। जब आप नेक्स्ट डे आओगे ऑफिस में, तो आप अपने सिस्टम को क्या करोगे? स्टार्ट करोगे, नॉट अ रीस्टार्ट। आप क्या करते हो? ओनली स्टार्ट करते हो। तो आपका सिस्टम जो है ना, बंद अवस्था से, क्लोज से जब स्टार्ट होता है, उसको बोला जाता है कोल्ड बूटिंग। सामान्य तौर पे जैसे सोए हुए इंसान को आराम से जगा तो वो जग जाता है। फिर है वार्म बूटिंग, रिस्टार्ट विदाउट पावर ऑफ। वो सिस्टम क्लोज हुआ ही नहीं है, ठीक है, और ना ही क्लोज होगा, और आप उसको क्या कर रहे हो? उसको बाईपास सर्विस दे रहे हो। बाईपास सर्विस मतलब क्या है? कि मेन रोड पे आप गए ही नहीं, मेन रोड के पास पास होते हुए वहां से क्या हुए? निकल लिए। बाईपास सर्विस है कि सिस्टम लगेगा कि हाँ बंद हो रहा है, सिस्टम के साथ आंख मिचौली हो जाती है, धोखा देना हो जाता है। यहाँ बूटिंग क्या करता है? सिस्टम को बता रहा है कि डोंट वरी, आई एम कमिंग, मैं बंद होने जा रहा हूँ। और जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम बिलीव करता है, सीपीयू बिलीव करता है कि हाँ अब हम विराम अवस्था में आने वाले हैं, आराम की अवस्था में आने वाले हैं, झट से सिस्टम फिर से ऑन हो जाता है। ठीक है, उसको बोला जाता है वार्म बूटिंग। ये कंप्यूटर बंद नहीं होता है और ना ही ऑन होता है, उसके प्रोसेस में शेड्यूल होकर के तुरंत एक्टिव हो जाता है। इस दो तरह के बूटिंग प्रोसेस होते हैं, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। ठीक है ना? फिर हमारा है 32 बिट्स वर्सेस 64 बिट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम अपने सिस्टम को ऑपरेट करना चाहते हैं, तो हमारे सिस्टम में नॉर्मली दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के बिट जनरेट हो गए हैं। पहला है 64 बिट और फिर 32 बिट। 32 बिट वाले सिस्टम में 64 का इंस्टॉलेशन नहीं हो पाता है, 64 वाले बिट में 32 का इंस्टॉलेशन नहीं हो पाता है। दोनों के फीचर, रैम सपोर्ट, स्पीड एंड परफॉर्मेंस टोटली वेरी होती है, टोटली डिफर होती है, अलग होती है। तो देखेंगे 32 वर्सेस 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है। तो फीचर की बात करें तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में दो फीचर होते हैं। वन इज द 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड वन इज द 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। दो तरह के होते हैं, 32 एंड 64, जस्ट डबल। रैम सपोर्ट, रैंडम एक्सेस मेमोरी का जो सपोर्ट होता है ना, अगर 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये 4 GB तक का कम से कम आपका सिस्टम होगा, तो 32 बिट का काम करेगा। मतलब आप अगर 2 GB यहाँ डाल दोगे ना, और सोचोगे आपका सिस्टम 32 बिट तक आकर के वर्क करे, तो दे आर अनेबल टू डू द टास्क। टास्क की तो बात ही छोड़िए, वो सिस्टम ओपन ही नहीं होगा, जस्ट लाइक डेड सिस्टम। ठीक है, तो कम से कम आपको 4 GB रैम चाहिए ही चाहिए। फिर अगर वो आपका 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हाँ आप एवो 4 GB का रैम एक्सटेंड कर सकते हो। 4 GB तो कम से कम होता ही है, 4 GB से ऊपर 8 GB 12 GB जितना चाहिए आप एक्सटेंड कर सकते हो। फिर स्पीड की बात करें तो जो 30 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, उसकी स्पीड फेल्योर तो नहीं होती है, बट स्लोअर होती है, बहुत बहुत धीरे धीरे टास्क होता है। जैसे हमारा 2G और 4G और 5G। 2G का स्पीड क्या है? स्लो है। 5G का स्पीड क्या है? फास्ट है। फिर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसकी स्पीड क्या होती है? बहुत तेज होती है, फास्ट होती है। ठीक। परफॉर्मेंस की बात करें तो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम का जो परफॉर्मेंस होता है लिमिटेड होता है, ज्यादा टास्क नहीं कर सकता। आपके सिस्टम में हीटिंग प्रॉब्लम, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाती है, देखने को भी मिलता है। वेयर एज अगर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में
तो उसकी जो परफॉर्मेंस होती है ऑलवेज हाई, हमेशा हाई रहता है, उच्च कोटि का ये परफॉर्मेंस देता है, किसी भी तरह की कोई समस्या यहाँ पे अपीयर नहीं होती है। ठीक है ना। फिर हमारा नेक्स्ट स्लाइड है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। आज के डेट में हर कोई मोबाइल यूजर है, जैसा कि अभी बताया गया है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, तो दो तरह के हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहला है हमारा एंड्रॉयड और सेकेंड वन इज द आईओएस। ये दो तरह की मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, एंड्रॉयड एंड आईओएस। ठीक है। नेक्स्ट है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। हम जो भी आज के डेट में क्लाइंट की बात करते हैं और सर्वर की बात करते हैं, इनके बीच में जो ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल प्ले होता है वो क्या होता है। तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में जो होता है उसमें लिनक्स सर्वर भी होता है, विंडोज सर्वर भी होता है, यूनिक्स सर्वर भी होता है। जो हमारा विंडोज सर्वर है ये माइक्रोसॉफ्ट ने इसको भी क्या किया है भाई, डेवलप किया है। माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू ये क्या है, लाइसेंस्ड बेस्ड है। लाइसेंस मतलब क्या है, यू हैव टू पे सम मनी, यू हैव टू पे सम मनी, कुछ पैसे आप दोगे, कुछ सब्सक्रिप्शन चार्ज लगेगा, तो वो क्या करेंगे, आप उसके लिए अथराइज हो जाएंगे। लिनक्स सर्वर और यूनिक्स सर्वर ये फ्रीली है, बट इसके लिए बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस वेरीफाई होती हैं, वहां भी नियम और शर्तें वहां दिया गया है। ये बात अलग है कि वहां आपको टास्क को कंप्लीट करने के लिए पैसे नहीं देने होते हैं, बट टर्म्स एंड कंडीशंस वहां भी एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है ना। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स सर्वर, विंडोज सर्वर एंड यूनिक्स सर्वर्स। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल्स विद यूज। अगर हम इन सर्वर की बात करें जो आपने लिनक्स, विंडोज और यूनिक्स पढ़ा है, तो इनके क्या एग्जांपल हैं, हम कैसे मानेंगे कि ये कंप्यूटर किस सर्वर पे काम करते हैं। तो कह रहा है अगर हमारा लिनक्स सर्वर है ना, तो ये सुपर कंप्यूटर के साथ काम कर सकता है। सुपर कंप्यूटर, लिनक्स सर्वर वर्क विद सुपर कंप्यूटर। ठीक। और सुपर कंप्यूटर के साथ भी काम कर सकता है और लिनक्स एज अ सर्वर भी काम कर सकता है। ये पेरेंट्स आईडी बना सकता है। फिर है विंडोज। विंडोज जो होता है ये सर्वर तो क्रिएट करेगा, सारा काम करेगा, बट इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पर्सनल कंप्यूटर। जो हम पीसी यूज करते हैं ना, विंडोज केवल वहीं तक एप्लीकेबल हो सकता है। ये बहुत बिग लेवल पे किसी भी तरह की गेटवे को इंक्रीज नहीं कर सकता है। क्या होता है गेटवे बताया जाएगा। फिर है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड जो होता है ओनली एप्लीकेबल फॉर स्मार्टफोन, इससे सर्वर, बड़े बड़े सर्वर वाला कार्य नहीं करवा सकते हैं। मैक ओएस ये होता है ओनली एप्लीकेबल फॉर एप्पल कंप्यूटर। ये जो एप्पल के कंप्यूटर्स होते हैं उनके लिए मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेबल होता है। तो एग्जांपल विद यूज है, लिनक्स सर्वर होता है, विंडोज पर्सनल कंप्यूटर होता है, एंड्रॉयड मोबाइल होता है और मैक ओएस एप्पल सिस्टम्स होता है। ठीक है ना। फिर हमारा है इंपॉर्टेंट एग्जाम नोट्स। अगर हम कहें कि किसी एग्जाम के लिए हमको क्या क्या बेसिक चीजें समझ में आ जानी चाहिए, ओवरऑल थोड़े से थॉट में जान लें, तो कह रहा ओएस इज कॉल्ड रिसोर्स मैनेजर। ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स मैनेजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिसोर्स मैनेजर। स्रोत प्रबंधन बोला जा सकता है कि कहां से ये डेटा एलोकेट और रीएलोकेट करता है, कहां से लाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कहीं ना कहीं रिसोर्स मैनेजर यहां कहा जाएगा। कर्नेल इज द हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे सीपीयू को बोला था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, वैसे कर्नल इज द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। कर्नल जो होता है, सॉरी, कर्नल इज द हार्ट ऑफ द ओएस। कर्नल जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का हृदय होता है, दिल होता है। अगर दिल की बात करें तो कर्नल जो होता है ओएस का हृदय, दिल होता है, हृदय होता है। आरटीओएस, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। आरटीओएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज यूज इन अ मिसाइल एंड रोबोट। आज के डेट में जो भी आप मिसाइल देख रहे हो लॉन्च हो रही हैं,
या रोबोट्स वर्किंग हो रहे हैं, जस्ट लाइक सोफिया हैं, चाहे बहुत सारे रोबोट्स के वर्किंग फेनोमेना है, उनके एक्टिविटीज हैं। तो कह रहा है आरटीओस इज यूज्ड इन मिसाइल्स एंड रोबोट, मिसाइल में या रोबोट्स में आरटीओस का प्रयोग किया जाता है, रीड टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस टाइम पे काम किया जाता है उसी टाइम को, उसी टाइम ड्यूरेशन को ध्यान में रख करके उस रोबोट में, उस मिसाइल में टास्क को जनरेट कराया जाता है। मान लीजिए अगर कोई मिसाइल आपने या कोई रोबोट आपने 2026 में क्रिएट एंड लॉन्च किया, तो आपका माइंड सेट यही रहेगा कि एटलीस्ट नाउ डेज प्रेजेंट टाइम के हिसाब से ये रोबोट तो एप्लीकेबल हो सारे टास्क करने में। ये नहीं कि 2026 में ये क्रिएट हुआ और 1990 के हिसाब से काम करने के लिए सक्षम हो, तो उस तरह के रोबोट या मिसाइल को कोई भी लॉन्च करने से बचेगा। ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक और सेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ यहीं पे विराम अवस्था में जाता है। फिर से हम आपसे मिलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको लेकर के। तब तक आप ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ये जेन्युइन वन एग्जाम के लिए अलॉटेड नहीं है, ये जितने भी ओवरऑल कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ भी कंप्यूटर होता है कंपलसरी, ठीक है, वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे टॉपिक ए टू जेड क्या किए गए हैं, कवर किए गए हैं, सारे टॉपिक ए टू जेड। ठीक है ना। थैंक यू।